बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि एक आदर्श द्रव की संपीड्यता का मान होता है, एक आदर्श द्रव की संपीड्यता का मान होता है। तो देखिएगा जो आदर्श द्रव होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, जो आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल विच मीन्स दे विल बी द जीरो कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे पास आदर्श द्रव है, आदर्श द्रव जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उनमें कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन दे कि कंप्रेसिबिलिटी जीरो, यूनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जीरो, तो विस्कोसिटी भी जीरो होती है और इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी भी जीरो होती है। हम कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड हैव ए जीरो विस्कोसिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड इज ए इनकम्प्रेसिबल एंड इनविस्कस फ्लूइड। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी की बात हुई है तो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, तो जीरो कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगी। तो द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाता है कि एक आदर्श द्रव की संपीड्यता का मान कितना होता है, जीरो होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं कि एक आदर्श द्रव, फिर से आइडियल फ्लूइड की बात हुई है, एक आदर्श द्रव के बल्क मापांक का मान होता है द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड के बल्क मॉडुलस का मान क्या होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, आइडियल फ्लूइड के बारे में आप जान गए कि आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है और इनविस्कस होता है, यानी कि विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी उसमें कितनी होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर अब बात की गई है कि बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस के बारे में बात करेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड का बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल फ्लूइड को किसे लिखते हैं हम, के से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडियल फ्लूइड जो भी बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मापांक होता है, उसको के से लिखते हैं। तो जो के है उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। देखिएगा, के इक्वल टू हम लिखते हैं कि 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन एफ, और हम आई कर सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास इन जो हम कह सकते हैं कि आइडियल फ्लूइड आर इनकम्प्रेसिबल, आइडियल फ्लूइड क्या है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि जो फ्लूइड की इनकम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइड की जो हम कह सकते हैं एफ आई, जो फ्लूइड है वो क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल है। इसको हम लिखते हैं एफ आई से हमने लिख दिया, लेकिन वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इसकी क्या है, जीरो है। तो यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो हम क्या लिखेंगे उसको, जो कंप्रेसिबल फ्लूइड कंप्रेसिबिलिटी का फोर्स है उसको हम जीरो लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होती है, देखिएगा, F इक्वल टू 1 अपॉन एफ आई, और एफ आई की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब ये है जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कितनी है, जीरो, यानी कि एफ आई की वैल्यू जीरो। तो K इक्वल टू अगर हम 1 अपॉन जीरो करेंगे तो हम कितना पाएंगे, हम पाएंगे इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखिएगा, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, ध्यान से इसको देखिए। जो आदर्श फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, और इनकम्प्रेसिबल होने के साथ साथ ही वो क्या होता है, इनविस्कस भी होता है। और इनविस्कस की बात हमने की थी लास्ट अभी क्वेश्चन में। यहाँ पर बल्क मॉडुलस की बात हो तो बल्क मॉडुलस को के कहते हैं, और के जो होता है वो 1 अपॉन एफ आई होता है। लेकिन यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कितनी है फ्लूइड की, वो है जीरो। तो के इक्वल टू 1 अपॉन जीरो हो जाएगा, और 1 अपॉन जीरो को जब हम सॉल्व करते हैं वो इन्फिनिटिव आता है। तो देखिएगा, इन्फिनिटिव कहीं पर ऑप्शन है, यानी कि इन्फिनिटी ये है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनंत, अनंत इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एक आदर्श द्रव के बल मापांक का मान कितना होता है, अनंत होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कनेक्ट होने के चांसेस हैं। एक आदर्श द्रव की श्यानता का मान होता है, क्वेश्चन नंबर 13, एक आदर्श द्रव की श्यानता का मान होता है, एक आदर्श द्रव की श्यानता का मान। देखिएगा, आदर्श द्रव फिर से आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड के इतने क्वेश्चन बन जाते हैं कि आइडियल फ्लूइड के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आइडियल फ्लूइड के ऊपर आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। एक आदर्श द्रव की श्यानता का मान होता है, आइडियल जो मतलब फ्लूइड है उसके बारे में बात की गई है, द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की श्यानता का मान कितना होता है, आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है हमारे पास जीरो। क्यों? क्योंकि आइडियल फ्लूइड इज ए इनविस्कस,
एंड इनकम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड आर नॉन विस्कस बोल सकते हैं, इन विस्कस बोल सकते हैं, विच मीन्स दे विल हैव जीरो विस्कोसिटी, विच मीन्स दे विल हैव जीरो विस्कोसिटी, इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। Obviously, ideal fluid is an incompressible and ideal fluid have a zero viscosity। तो यहाँ पर एक आदर्श द्रव की श्यानता का मान कितना हो जाएगा? आदर्श द्रव की श्यानता का मान कितना होगा? यहाँ पर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि द वैल्यू ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम देखें तो फिर से आदर्श द्रव पर ही कहा गया, लेकिन पृष्ठ तनाव का मान देखिएगा। इसमें पृष्ठ तनाव, श्यानता, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि जो संपीड्यता है, इनके बारे में बात की गई है, बल्क मॉडल्स के बारे में बात की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आना है, 100% आपको यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिएगा, बच्चों को जो है अपने साथ के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा कि एक टॉपिक पर यहाँ पर इतने क्वेश्चंस हैं कि आपसे क्वेश्चंस कोई भी बच के नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आदर्श द्रव के जो पृष्ठ तनाव है, यानी कि जो आदर्श द्रव का जो भी हमारे पास, देखिए अब बात कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर बात हुई थी विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी का जो शून्य हमारे पास आंसर आया था। तो क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि एक आदर्श द्रव के पृष्ठ तनाव का मान। अब फिर से उसी में उसने एक क्वेश्चन और डाल दिया, पृष्ठ तनाव का मान कितना होता है आइडियल फ्लूइड के। आइडियल फ्लूइड पर इतने क्वेश्चन बन गए कि आप में से कोई भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आएगा, इसमें से ही क्वेश्चन आने वाला है, बाहर से कुछ नहीं आएगा। एक आदर्श द्रव के पृष्ठ तनाव का मान होता है, तो देखिएगा आदर्श द्रव यानी कि आइडियल फ्लूइड जो होता है उसके पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होती है उसको हम देखते हैं। तो देखिए हमें पता है कि आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या करता है, कंप्रेसिबिलिटी का मान भी जीरो रखता है, विस्कोसिटी का मान भी जीरो रखता है। तो आइडियल फ्लूइड हैव जीरो सरफेस टेंशन बट रियल फ्लूइड हैव सम फाइनाइट वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। मतलब क्या है कि रियल फ्लूइड जो है वो सरफेस टेंशन रखता है, लेकिन आइडियल फ्लूइड में कोई सरफेस टेंशन नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि आइडियल फ्लूइड इनविस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, तो उसमें कभी भी सरफेस टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज जीरो। तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को यहाँ करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान घनत्व की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्यमान घनत्व की इकाई है? द्रव्यमान घनत्व को हम बोल सकते हैं मास डेंसिटी, मास डेंसिटी हम बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस थोड़े, ये ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर देखिएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। यहाँ पर भी है, यहाँ पर यही ऑप्शन है, इनको रिलेट कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से। ये ऑप्शन यहाँ पर टाइपिंग में गलत हुए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्रव्यमान घनत्व की इकाई है? तो द्रव्यमान घनत्व की इकाई हम सभी जानते हैं। देखिएगा जो भी हमारे पास द्रव्यमान घनत्व होता है यानी कि मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को सबसे पहले आप बताइए कि किससे हम रिलेट करते हैं। मास डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, और रो को हम लिखते हैं क्या? रो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जो भी हमारे जो भी किसी भी पदार्थ का मास होता है तो उसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है किलोग्राम। और वॉल्यूम की यूनिट कितनी होती है? वॉल्यूम की यूनिट आप सभी जानते हैं, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा? ऊपर किलोग्राम है, नीचे है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, बैठता है हमारे पास ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर डालूंगा तो टेलीग्राम पर डालने से पहले मैं यहाँ पर ये करेक्शन सही कर दूंगा। आप वहाँ पर जो है हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के ऑब्जेक्टिव वीडियोस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वीडियोस और ऑब्जेक्टिव जो पीडीएफ हैं वो सभी वहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे
अगर ये हम मान लें कि ये वीडियो नंबर फर्स्ट है तो वहाँ पर जो है H&P यानी कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक 1 करके वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम पर जा करके आपको ये PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से ये PDF जो है उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये ऑप्शन को टिक किया है। जो मास डेंसिटी होती है उसको हम रो से डिफाइन करते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम और अपॉन में आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए हमें जो है ये कनेक्ट हो जाता है, देखते ही हम उसको टिक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व होता है, किसी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हैज, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हैज। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि गुरुत्व क्या है। ठीक है, तो किसी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व होता है द्रव्यमान घनत्व के समान इकाई, या फिर वजन घनत्व के समान इकाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि विशिष्ट मात्रा के समान इकाई, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई मतलब कोई इकाई नहीं, इस तरीके से बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। नंबर डी है कोई इकाई नहीं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि द सेम यूनिट एज दैट ऑफ मास डेंसिटी, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो है किसके द्रव्यमान घनत्व के समान इसकी इकाई होती है, यानी कि मात्रक होता है, या वो कह रहा है कि वजन घनत्व यानी कि वेट डेंसिटी के समान होता है, या वो कह रहा है कि स्पेसिफिक मात्रा के यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम के समान होता है। तो इनमें से ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारा विशिष्ट गुरुत्व है उसका कोई भी इकाई नहीं होती है। और विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी हमने ऊपर बताया था वो क्या होता है, वेट ऑफ गिवन फ्लूइड यानी कि जो हमें दिया हुआ फ्लूइड है, और वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, लेकिन दोनों ही वेट हैं, तो वेट की यूनिट हो जाएगी हमारे पास न्यूटन, वेट की यूनिट हो जाएगी न्यूटन, ये हो जाएगी, और अपॉन में फिर से न्यूटन। ठीक है, तो दोनों न्यूटन और न्यूटन हो जाएंगे तो इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करने के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा है कि किसी द्रव का विशिष्ट आयतन का व्युत्क्रम होता है, किसी द्रव का विशिष्ट आयतन का व्युत्क्रम होता है, वजन घनत्व, द्रव्यमान घनत्व, विशिष्ट घनत्व, या फिर विशिष्ट मात्रा। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसमें अगर हम देखें तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो होता है V, उसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट मास से। तो उसी से हम निकाल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर V अगर हम देखें तो वॉल्यूम पर यूनिट मास जो होता है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, यानी कि विशिष्ट आयतन। विशिष्ट आयतन को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन M, यानी कि वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज द रेसिप्रोकल, जो इनमें से ऑप्शन कौन सा मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं तो इसका हम रेसिप्रोकल करें, यानी कि 1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, M अपॉन V, यानी कि उल्टा इसको कर दें, इसको भी उल्टा कर दें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो M अपॉन V हमने अभी देखा, हम कहते हैं रो को यानी कि घनत्व को, तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेंसिटी है उसको हम जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम का रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो वो हमने क्या देखा था, रो को हम क्या कहते हैं, रो को कहते हैं मास डेंसिटी। देखिएगा यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन उसने उठा दिए, वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी। वेट अलग होता है, मास अलग होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मास अलग होता है, वेट अलग होता है, तो वेट डेंसिटी नहीं होगी यहाँ पर, मास डेंसिटी हम कह सकते हैं। तो रो जो है वो क्या है, वो है मास डेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी द्रव का विशिष्ट आयतन का अगर हम व्युत्क्रम करते हैं तो हमें द्रव्यमान घनत्व की वैल्यू मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट भार की इकाई है? विशिष्ट भार। अब देखिए तो विशिष्ट भार क्या होता है? स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक वेट को हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो आप ये जानिएगा, स्पेसिफिक वेट इज डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो स्पेसिफिक वेट होता है उसको लिखते हैं हम स्मॉल w से, और स्मॉल w को हम क्या लिख सकते हैं कि वेट कैपिटल W अपॉन में v, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लिखते हैं विशिष्ट भार यानी कि स्पेसिफिक वेट। इसकी इकाई क्या होगी यानी कि यूनिट क्या होगी? तो वेट को हम क्या करते हैं? वेट को हम करते हैं न्यूटन, और न्यूटन, और इसको क्या करते हैं? वॉल्यूम को मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये अपॉन है, तो अपॉन में करके हम किस तरीके से देखते हैं कि जो भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर क्यूब है वो आंसर हमारे पास यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसका? विशिष्ट भार का। तो विशिष्ट भार की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी? देखिएगा यहाँ पर ये n अपॉन m क्यूब है। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पर n को n लिखा और m को m लिखा, तो n को n और m को m लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा आप लिखे हुए पर मत जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी कि न्यूटन यानी कि n को इसने न्यूटन कहा है और m क्यूब यानी कि मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यमान का आयाम है? द्रव्यमान का आयाम है यानी कि डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का विमेय सूत्र क्या है? मास डेंसिटी का विमेय सूत्र क्या है ये इसमें आपको बताना है। तो देखिएगा मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी होती है रो। ठीक है, मास डेंसिटी क्या होती है? रो होती है, और रो को हम लिखते हैं m अपॉन v से। ठीक है, और m अपॉन v अगर हम यूनिट की बात करें तो किलोग्राम और पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जब हम इसका v में सूत्र निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो किलोग्राम को क्या लिखते हैं? किलोग्राम को लिखते हैं हम m से, और अपॉन में मीटर को क्या लिखते हैं? मीटर को लिखते हैं हम l से। क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ml-3 कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे ml3 क्या कर सकते हैं? ml-3। तो देखिएगा ml-3 जब हम इसको पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 l-3 और t0। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। m1l3t0 m1l3t0 यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरीके से आपको ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल के विशिष्ट गुरुत्व का आयाम है? अब देखिएगा विशिष्ट गुरुत्व क्या है? विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज द रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। दो बराबर क्वांटिटी का रेशो होता है, तो दो बराबर क्वांटिटी का रेशो होता है। तो ये क्या है? ये एक डायमेंशन लेस है। ये क्या है? ये एक डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस में हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आप ये मत सोचेगा कि यहाँ तो ये लिखा हुआ ही नहीं है कि इनमें से कोई नहीं, या मतलब यूनिट लेस कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा m0 l0 t0 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। l0 है यानी कि l0 m0 और t0। तो इसका मतलब क्या है? ये कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कोई डायमेंशन ही नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से कंफ्यूज करता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कोई डायमेंशन दी हुई है, जबकि उसने 0 0 दे रखा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी अगर एलिमेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, उसका कोई भी मात्रक या कोई भी इकाई नहीं होती है।